गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं शाम 8 से 9 बजे के दरमियान। हर हफ्ते रियल स्टेट के मुताल्लिक कोई ना कोई टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम के दौरान। रियल स्टेट के मुताल्लिक आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो में कॉल करने का नंबर 647-484-0018 है। इस नंबर पे कॉल करके आपका रियल स्टेट के मुताल्लिक, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट हो, चाहे कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल स्टेट हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टीज बेचना चाहते हैं, उसके मुताल्लिक आपका कोई सवाल है, वो हमें आप इस प्रोग्राम में कॉल करके वो पूछ सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पे है, वो आपको आपके सवाल का जवाब देगी। सबसे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। हर हफ्ते की तरह मेरे साथ परवीन अरोरा, हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, हमारे कमर्शियल स्पेशलिस्ट वासु और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दीपक। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। तो आज दिनों साहब, आज हम अपने कमर्शियल के स्पेशलिस्ट को भी साथ लेकर आए हैं। जी, राइट। तो आपका टॉपिक भी आज काफी इंटरेस्टिंग है कि रियल एस्टेट बैड इन्वेस्टमेंट है क्या कनाडा में। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, तो इसी को डिस्कस करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। प्रवीण जी, एक टाइम था कि जो डेट है, जो उधार हम लेते हैं यहाँ पे कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो एक टाइम था जब इसको दो कैटेगरीज में बांटा जाता था, गुड डेट एंड बैड डेट। हाँ जी। गुड डेट जैसे आपके एसेट्स हैं, उनके ऊपर जो भी आप मॉर्गेज वगैरह लेते थे किसी चीज के अगेंस्ट, उसको कहा जाता था। और क्रेडिट कार्ड और जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उनको बैड डेट कहा जाता था। लेकिन जो ये उथल पुथल पिछले 1-2 सालों में मैं कहूँगा, या कोविड, जस्ट प्री कोविड और पोस्ट कोविड का पीरियड अगर हम ले लें तो इसमें मतलब अब इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए हैं, जो मॉर्गेजेस भी हैं, तो मेरे ख्याल से अब वो डेफिनेशन कहीं होल्ड नहीं करती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जिन्हों साहब, जो डेट की बात है, अगर आज भी हम बात करें, जी, मतलब आगे चल के हम इसके ऊपर काफी चर्चा करेंगे कि काफी लोगों का जैसे हमें कॉल्स आती हैं और लोग महसूस कर रहे हैं जी, अब जी, कि रियल एस्टेट उनके लिए एक बैड इन्वेस्टमेंट रही है जी। कनाडा के अंदर। उनका एक्सपीरियंस जो अच्छा नहीं उनका रहा। एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में। जी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कि ये बिल्कुल। वाकई बैड इन्वेस्टमेंट है या नहीं है ये। जी। जो आप गुड डेट या बैड डेट की बात करते हैं, मॉर्गेज जो है वो आज की डेट में भी हुँ, हुँ। कंपेयर टू जो दूसरे डेट्स हैं उससे ये अच्छा डेट है ये। या उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो रियल स्टेट है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, बिल्कुल। वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। अब अगर हम बात करेंगे तो लोग ये बात भी सोच रहे होंगे कि हमने तो हजारों लाखों डॉलर लूज कर दिए इस बिल्कुल, मार्केट में। आप बिल्कुल। कह रहे हो कि ये मतलब एप्रिशिएटिंग एसेट। एप्रिशिएटिंग एसेट है, भी हमारी तो प्रॉपर्टी 3-3 4-4 लाख नीचे चलेगी। जी, अगर वो बात करें हम, जो प्रॉपर्टी 3-3 4-4 लाख नीचे चली गई, वो एक साइकिल के अंदर गई है, जो साइकिल की ग्रोथ हुई है। बिल्कुल। अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट देखें, इन्वेस्टमेंट अभी शो शुरू होने से पहले भी दीपक बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट वही एक इन्वेस्टमेंट है जो आप किसी लंबे पीरियड के लिए करते हो। बिल्कुल। जो आप एक टाइम स्पैन है उसका, जब आप उसको उतने टाइम स्पैन के लिए होल्ड करते हो उस इन्वेस्टमेंट को, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देती है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि जो पीछे रहा है, काफी लोग हैं वो विदाउट अपने किसी होमवर्क के, या और भी कई रीजंस रहे हैं, उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की और उनको कोई भी इस चीज के बारे में एक्सपीरियंस नहीं था। बिल्कुल। जब उनको एक्सपीरियंस नहीं था तो उनको प्रोडक्ट की नॉलेज भी नहीं थी।
बिल्कुल। उनको ये भी नहीं पता था कि कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी जगह पे नहीं करनी चाहिए। जी, अब आप एक सिंपल सी बात है जिनो साहब कि अगर हम बात करें, एक ये अक्सर मानी जाती है बात के स्टॉक्स में मोस्टली लोग पैसे नहीं बनाते। बिल्कुल। हालांकि स्टॉक्स के बारे में मेरे को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, बट दीपक आई थिंक दैट्स व्हाट द जनरल 90 परसेप्शन। 95% लोग फेल होते हैं, नहीं बनाते और 5% बनाते हैं, 5% बनाते हैं सिर्फ। बनाते हैं जी। वो। पर वो बनाते कौन से हैं? जो लोगों को नॉलेज नॉलेज होती ज्यादा, है बिल्कुल, उस चीज के बिल्कुल, बारे में। बिल्कुल। रियल स्टेट इंडस्ट्री में क्या रहा, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा सिंपल चीज है, बिल्कुल। मतलब इसमें कुछ ज्यादा आपको नॉलेज गेन करने की बात नहीं होती बिल्कुल। कि आप प्रॉपर्टी बाय करो, इसमें कुछ ज्यादा नॉलेज वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा जो पीछे टाइम रहा उस चीज में मिस्टेक क्या हुई लोगों से, उनको रियल स्टेट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नजर आई। बिल्कुल। एक तो वो राइट प्रोडक्ट को नहीं पिक कर पाए जी, काफी लोग, जी, जो जिनके लिए ये बैड इन्वेस्टमेंट्स बनी है। जी, और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट के बिना एक वो ठीक लोकेशंस नहीं पिक कर पाए, बिल्कुल। दैट वाज द सेकंड मिस्टेक। और जा कुछ लोगों ने ये दो चीजें ठीक की, उन्होंने जगह भी ठीक पिक की, उन्होंने प्रोडक्ट भी ठीक पिक किया, पर उनके पास अपने फंड्स नहीं थे। बिल्कुल। वो मतलब मार्केट के एक डिफरेंट क्रंच में उलझ गए कि उनको उनकी क्लोजिंग्स कराने के लिए वो प्राइवेट फाइनेंसिंग और उन चीजों की हेल्प लेनी पड़ी। बिल्कुल। तो अब जो उनको प्राइवेट फाइनेंसिंग वगैरह जो है, क्योंकि वो आपको आज की मार्केट में वो आपको 15-16% कॉस्ट करती है। और अगर हम वैसे देखें जो रियल स्टेट की एप्रिसिएशन है, जो नॉर्मल एप्रिसिएशन है, वो 4-5% है। रियल स्टेट जा ये जो आप बैड डेट की बात कर रहे हैं, ये बैड डेट था नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के लिए ये बैड डेट बन गया क्योंकि वो मार्केट की एक गलत साइकिल में उलझ इसमें गए। फंस गए। हाँ जी। बिल्कुल। जी। तो आप ये कहेंगे कि जो कनेडियन रियल स्टेट है, हाँ उसमें जी। इन्वेस्ट करना आज भी एक अच्छा आइडिया है? देखिए, बिल्कुल रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छा आइडिया है। जी। पर अब मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात एक और क्लियर करनी चाहता हूँ। मैंने एक बात की कि रियल स्टेट है जो एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल। ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। होता क्या है कि आप कोई भी किसी तरह की प्रॉपर्टी आप बाय करते हो, आप लैंड बाय करते हो, आप उसको होल्ड करते हो। लैंड आपको पता है कि खाली पड़ी है, उस पर कुछ नहीं होना, बिल्कुल। ओवर द पीरियड उसकी ग्रोथ होती है। बट बात क्या है कि रियल स्टेट बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट समटाइम्स हम नॉलेज ना होने की वजह से बैड डिसीजंस जरूर ले लेते हैं और उनकी वजह से जो बैड इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बन बन जाती हैं। जी, अब बैड इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजंस की मैं आपको बात ये बताता हूं कि कैसे होता है। जी, अब अगर बात करें कि हम पूरे कनाडा की अभी भी बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं जहां पे मार्केट में प्रॉपर्टीज एप्रिशिएट नहीं होती। बिल्कुल। वो जिस प्राइस पे आप बाय करते हो 4-5 साल वो वहीं पे रहती हैं प्रॉपर्टीज। अगर कोई मार्केट में ऐसी चीज होती है उस प्रोविंस में या उस सिटी में, तो तब जाकर अगर हम बात करें मैनीटोबा की, जी। इवन अल्बर्टा की, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां रिमोट पे एरिया। प्रॉपर्टी आज से 5 साल पहले भी वो सेम प्राइस पे ही है। बिल्कुल। यस, अगर आप जनरली बात करते हैं कि रियल स्टेट में मोस्टली हमेशा ही ग्रोथ रहती है अगर आपने राइट प्रोडक्ट पिक किया, अगर आपने राइट लोकेशन पिक की जी, और आपने कोई बैड डिसीजन नहीं बनाया। अब बैड डिसीजन की बात कैसे हो जाती है कि एक सिंपल सी बात है, जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, डिनो जी, साहब, आपके पास बैड डिसीजन मैं उसको बोलता हूं कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप उसका कोई एग्जिट प्लान नहीं साथ सोचते बिल्कुल। कि इसमें मैंने कहां पे कितने टाइम मैंने एग्जिट करना है। मैंने आपको वो चीजें क्लैरिटी नहीं होती, आप लोगों के देखे देखे आप भी इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में बिल्कुल। और एग्जिट प्लान आपके पास कोई होता नहीं, ना ही आपको ये समझ होती है कि ये चीज कैसे होएगी। अब पास्ट में क्या हुआ, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ इसी चीज के अंदर प्रॉपर्टीज बाय कर ली कि जी हम तो इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं, हम इसको असाइनमेंट पे सेल कर देंगे। जी। ठीक है जी, बिल्कुल। बट दैट वाज नॉट द राइट एग्जिट प्लान। Yeah. जो असाइनमेंट सेल है, असाइनमेंट सेल आपके ऊपर नहीं डिपेंड करती, असाइनमेंट सेल डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर और दूसरे बायर के ऊपर। जी,
ठीक है ना जी। अब आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली, आपने ये सोचा था जी हम तो इसमें से निकल के चले जाएंगे असाइनमेंट क्लोजिंग से पहले ही, जी 2 साल से पहले या 3 साल से पहले, जब भी क्लोजिंग होनी है। और उस टाइम पे देखो प्रेडिक्ट तो किसी ने भी नहीं किया था कि ये मार्केट है मतलब शिफ्ट कर जाएगी जो नीचे जाएगी। वहां पे क्या हुआ कि आपसे एक बैड डिसीजन हुआ, जी वो इन्वेस्टमेंट बैड नहीं है, आपसे ये कह लो कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जो भी हुआ वो आपसे एक डिसीजन बैड हुआ, इसलिए वो आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट थी वो बैड इन्वेस्टमेंट बन गई। अदरवाइज जो रियल स्टेट है दैट इज नॉट ए बैड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। इसमें अगर प्रवीण जी मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि जी देखिए जो मेरा जितना मैंने लोगों से बात की है, जो लोग फंसे हुए हैं जिन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं। ज्यादातर लोग वो फंसे हैं जिन्होंने पैसा पहले ही इक्विटी से निकाला, बिल्कुल उनके पास सेविंग्स तो बिल्कुल भी नहीं थी, हाँ बट मार्केट का फ्लो ऐसा था कि उससे फ्लो में वो चले गए। उन्होंने 2 लाख वहां से रिफाइनेंस करवाया, उसकी इंस्टॉलमेंट उनके लिए वैसे ही थोड़ी हवी लग रही थी, और बिल्कुल। उसको इन्वेस्ट करके उन्होंने सोचा मैं इसको 1 साल के अंदर ही मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। बट मार्केट टर्न्स, अब उसको होल्ड करने की कैपेसिटी उनकी है नहीं, अब वो उसको क्लोज कराने जाते हैं तो और इक्विटी निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल उस सिचुएशन में लोग ज्यादातर वो फंसे हैं जिनके पास अपनी सेविंग बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल हम नहीं। बार बार यही कहते हैं कि सेविंग्स, आप जब भी कोई डिपॉजिट देते हैं आपके पास अपना डिपॉजिट की सेविंग जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल जी तभी आप उस प्रॉपर्टी को क्लोज अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज आप बीच में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। उलझ जाएंगे। कमर्शियल में भी ऑन सिमिलर लाइंस काफी सारे बायर्स ने ओवर लेवरेज किया था, जो दीपक भाई बोल रहे थे वो। सो वो ओवर लेवरेज के वजह से आज जो इंटरेस्ट रेट रेसिडेंशियल का है उससे काफी ज्यादा हायर है कमर्शियल का। तो वो सिनारियो की वजह से काफी सारे सेलर्स आज डेस्परेट है राइट प्राइस मिलने के लिए। डेफिनेटली। थैंक यू। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे रेजिडेंशियल रियल स्टेट और कमर्शियल रियल स्टेट का। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की होटल लेना है, मोटल लेना, गैस स्टेशन लेना या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम 2 चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000।
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416 524 6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Welcome back to the show. जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, तो दीपक, अगर हम जो रेजिडेंशियल रियल स्टेट प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करें, तो एक इन्वेस्टर के तौर पे आप ये बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं रेजिडेंशियल रियल स्टेट के? देखिए सैम जी, जो रेजिडेंशियल रियल स्टेट है उसमें अगर मैं बात करूं मॉर्गेज के लिहाज से, जी, इसके लिए एक तो डाउन पेमेंट कम चाहिए अगर हम बिल्कुल। कंपैरिजन करें कमर्शियल और रेजिडेंशियल का, जी और सेकंड इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है, जी, इजी है क्वालिफाई करना, बिल्कुल, और डेफिनेटली कमर्शियल में इतना ज्यादा इजी नहीं है जाना, क्योंकि अगर आपके पास 2-3 प्रॉपर्टीज है फिर आप सोच सकते हैं कमर्शियल बाय करो, जी और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ कमर्शियल एंड अफोर्ड इट। और सेकंड ये है कि जो रेजिडेंशियल में है उसमें जो रेंटल है, रेंटल आपके पास शॉर्ट होते हैं बिल्कुल, 1 या 2 साल के लिए। कमर्शियल में आपको अगर रेजिडेंशियल बेचना है तो आप 1-2 साल के अंदर बेच सकते हैं। कमर्शियल में आपके पास लॉन्ग टर्म टेनेंट रहते हैं तो बिल्कुल, आपको 5 साल तक हो सकता है होल्ड करनी पड़ जाए। तो बिल्कुल, आपका अगर प्लान चेंज होता है तो आप थोड़ा उसमें अटक जाते हैं कि आप नहीं बेच सके। जी और सेकंड ये है कि जो रेजिडेंशियल की सेलिंग है वो काफी इजी है बाय ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा है। जी, कमर्शियल में लोग कम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम कंपेयर करें एज पर रेजिडेंशियल तो लोग रेजिडेंशियल में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जी, तो रेजिडेंशियल की सेलिंग पॉइंट भी देखी जाए तो काफी इजी रहती है। जी, एंड एक्चुअली एक और पॉइंट दीपक के जी, आप पॉइंट्स में ऐड मैं आपसे ही पूछने वाला Sorry, था हाँ। कि आप कमर्शियल को इसके साथ कंपैरिजन जब करते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? करेक्ट। सो दीपक के पॉइंट्स में एक और पॉइंट में भी हम ऐड करना चाहेंगे कि काफी सारे बायर्स को रेसिडेंशियल ट्रांजैक्शन इजी लगता है कि अरे क्विक है, जी। पेपर वर्क सभी कुछ थोड़ा Easy इजी है, लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। कमर्शियल में एक्चुअली थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वो काफी टाइम वो कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन वो दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगली अच्छी तरह करने के लिए वो यूजफुल होता है। बिल्कुल, कमर्शियल में ऐसे ही सीजन इन्वेस्टर्स रहते हैं जो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके फिर उसके बाद उनको समझ में आने के बाद तो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो मोर सीजनड इन्वेस्टर्स है। एंड कमर्शियल में मेजरली जो अपना पैसे डाल के 1 साल में 2 साल में एग्जिट नहीं करना चाह रहे, ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं कि 5 साल या 10 साल का कोई लीज आ जाएगा, हर साल का एस्केलेशंस मिलेगा, तो वो एंगल से एवरी ईयर कोविड हो ना हो कैसे टेनेंट को हैंडल करे, अगर टेनेंट कोई वेकेट करके चले जाएगा तो वेकेंसी पीरियड कैसे हैंडल करे, जैसे जी। रेसिडेंशियल के चैलेंजेस है वो कमर्शियल में काफी कम है। एंड एक और ऐसे इन्वेस्टर्स है कमर्शियल में जो अपना कैप रेट के हिसाब से देखते हैं, बिकॉज एंड कंजम्पशन कुछ लोग खरीदते हैं कि एंड कंज्यूम करने के लिए, लेकिन काफी सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसे उधर पार्क करके वो पैसे को कैसा अगले 5 साल 10 साल कैसे बढ़ रहा है बोल के ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, तो और वो मैं- एंगल से वो आता है। And एक और एक एडवांटेज आता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, अगर किसी को रेंट पे दे दिया है बिल्कुल, तो प्रॉपर्टी टैक्स हो, कॉन्डो फीस हो, इंश्योरेंस हो, ये पूरे चीज का पेमेंट टेनेंट करता है जो रेसिडेंशियल में नहीं होता है। तो वो एंगल से अपना लैंडलॉर्ड को जो नेट रेंट आता है वो डायरेक्टली उनके मॉर्गेज के लिए यूजफुल होता है। यूटिलिटीज, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस एंड कॉन्डो फीस सभी कुछ टेनेंट भरते हैं, तो वो एक- एंगल से वो एडवांटेजेस है। एक मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है कि जो रेजिडेंशियल रियल स्टेट है,
अगर एंड यूजर्स की हम बात करें, दोनों कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल स्टेट में इमोशंस ज़्यादा ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, जी क्योंकि हम लोग इमोशनल होते हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके। और जो कमर्शियल है वो बेस्ड है नंबर्स के ऊपर कि इफ द नंबर्स मेक सेंस तो देन यू टेक इट। हम खरीदेंगे या इसको बेचेंगे। जैसा मैंने कहा कि वर्सेस रेजिडेंशियल, उसमें इमोशंस एक बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। बिल्कुल सही। तो वासु, अब अगर हम बात करें कि जैसे हमने देखा कि जो रीसेल रियल एस्टेट है रेजिडेंशियल, क्या कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, तो क्या जो कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छा टूल है ग्रोथ के लिए? और ये किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट है? जाहिर है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं या सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं, उनके अलग-अलग क्राइटेरियाज हैं, उनके अलग-अलग गोल्स हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अब तो आज का मार्केट अगर आप हमारे पिछले प्रीवियस एपिसोड्स में हम लोग ने काफ़ी सारा हम लोग बात की कि बैलेंस्ड मार्केट एंड एक्सेट्रा। 2021 में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा सेलर मार्केट था, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था सेलर के प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, सो काफ़ी सारे बायर्स थे। आज जो कमर्शियल में है एंड आई एम श्योर कि रेसिडेंशियल में भी ऐसे ही है, बायर्स मार्केट है। लेकिन कमर्शियल में क्या है, बिकॉज इमोशंस कम है, जी। जैसे हम आपने पहले बताया, तो अगर नंबर समझ में आ रहे हैं तो काफी सारे सीरियस बायर्स हैं आज के मार्केट में, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास लिक्विडिटी है, पैसे है, एंड उनको मालूम है कि कमर्शियल में 25 से लेके 30% काफी सारे इन्वेस्टर्स को डालना पड़ता है, बाकी बिल्कुल। पैसा बैंक से मिलता है। लेकिन ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जैसे डेंटिस्ट है, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं एक्सेट्रा, इन लोग को पूरा प्री अप्रूवल मिलता है बैंक से कि प्राइम माइनस थोड़ा सा, तो वो एंगल से वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं आज के मार्केट का कि हम लोग को अगर कोई रिटेल प्लाजा में एक यूनिट मिल जाए 1200 स्क्वायर फीट, 2000 5000 स्क्वायर फीट या पूरा का पूरा प्लाज़ा में। प्लाजा मिल जाए, तो अगर वो उसको कन्वर्ट करे अपने यूज के लिए तो बैंक से उनको बेनिफिट मिलता है। एंड आज क्योंकि बायर्स मार्केट है, तो 2021 में काफ़ी सारा टोरंटो में अगर आप देखेंगे, मिसिसागा में देखेंगे, तो अगर कोई इन्वेस्टर खरीदना चाह रहा था, तो वो 4 से लेके 5 कैप के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी आ रहा था, तो वो हुँ, खरीद हुँ। रहे थे। लेकिन आज के मार्केट में बिकॉज़ थोड़ा और बायर की तरफ झुका हुआ है, तो उसका एडवांटेज लेते हुए अगर कोई 7 या 8% के नीचे अगर कोई कैप रेट का अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है, जो बायर के बेनिफिट में नहीं है, तो हुँ, वो हुँ। लोग नहीं खरीद रहे। तो काफ़ी सारे सेलर्स जो बहुत डेस्परेट है, जो बेचना चाह रहे हैं एंड जिनका मॉर्टगेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो कैरी नहीं कर पा रहे, वो लोग 7-8% कैप रेट में बेच रहे हैं। हमारे पास भी थोड़े गैस स्टेशंस हैं, जिधर 10% का कैप रेट से, थोड़ा नॉर्थ में है, 10% के कैप रेट से हम लोग बेच रहे हैं। तो वो एंगल से वो सेलर का मोटिवेशन अगर थोड़ा हाई है, तो वो लोग हायर कैप में बेचने के लिए रेडी है। तो आज के मार्केट में अगर कोई खरीदना चाह रहा है, तो ये परफेक्ट मार्केट है, बायर्स मार्केट है, तो इन्वेस्टर के लिए तो परफेक्ट है। अगर करेक्ट कैप रेट मिल रहा है, तो वो खरीद लेंगे। एंड यूजर्स के लिए भी आज के मार्केट में हाँ, भले इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई है, लेकिन अगर वो लोग अगले 1-2 साल का जो स्टेबलाइजेशन पीरियड है, अगर वो मैनेज कर पाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग आज आके रिटेल खरीदना चाह रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज़ $1000, $1200 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकता था जी। 2021 में, आज $900-950 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। तो हुँ, वो हुँ। एंगल से इट इज़ एक्चुअली वेरी, वेरी बेनिफिशियल फॉर एंड यूजर्स आल्सो। जी। एंड सेल ऑफ बिजनेस ऐसे भी है, काफ़ी सारे लोग जो अपना बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं, तो वो एंगल से वो लोग खरीद आई मीन छोटे बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स ऐसे पूरे वो खरीद रहे हैं। जी। आपने बात की कैप रेट की। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अ, इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे। लेकिन काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये टर्म नहीं होगी। हाँ। तो कैप रेट, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम?
अगर सिंपल वर्ड्स में अगर लेमैन को समझाने के जी। लिए अगर मेरे को बोलना है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उनको तो एक आइडिया है, अगर बिल्कुल। लेमैन को समझाने के लिए अगर मुझे बोलना है, तो कैप रेट अगर कोई प्रॉपर्टी का 10% है, यानी 10 साल में जितना पैसा डाल के उन्होंने खरीदा वो प्रॉपर्टी, उतना पैसा 10 साल में हाँ, वापस आएगा। करेक्ट, हाँ। तो जी। वो एंगल से उसका 10 साल में इट ब्रेक्स इवन। अगर 5% कैप है तो 20 साल लग जाता है। तो वो एंगल से जितना हायर होता है कैप रेट उतना बेनिफिशियल होता है बायर के लिए, एंड जितना लोअर होता है कैप रेट उतना एडवांटेज होता है सेलर सेलर के लिए। तो वो प्राइस एंड रिटर्न के हिसाब से, एंड ये कैप रेट यूजुअली पूरे एक्सपेंसेस निकलने के बाद, सो अगर मेंटेनेंस हो, कॉन्डो फीस हो, इंश्योरेंस हो, अगर प्रॉपर्टी मैनेजर का सैलरी हो, ये पूरे चीज हटाने के बाद जो प्राइस आता है वो नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, उससे निकलता है कैप रेट। जी, और इसमें जो डेट है वो नहीं इंक्लूडेड होता है, हाँ जी, हाँ, वो मॉर्गेज से सेपरेट होता है। सेपरेट। हाँ जी। जी नाजरीन, अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Kailar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है, या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक कंपैरिजन किया कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का। जैसा परवीन जी ने भी पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट बैड नहीं होती है, जो उस इन्वेस्टमेंट को लेके डिसीजंस बनाए जाते हैं या जो इन्वेस्टमेंट हम बिना होमवर्क के करते हैं, तो इट कैन टर्न आउट टू बी अ बैड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। ओवरऑल रियल स्टेट में अगर हम देखें तो ये कहा भी जाता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पैसा बना है तो वो रियल स्टेट में ही बना है। तो इसलिए इट्स अ गुड टूल प्रोवाइडेड दैट कि आप अपना होमवर्क करें और एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलें। तो ये एक बहुत बढ़िया टूल है वेल्थ क्रिएट करने का। तो अब वक्त हो चला है कुछ रेजिडेंशियल लिस्टिंग्स आपके साथ शेयर करने का।
सबसे पहले जो मैं लिस्टिंग शेयर करूंगा आपके साथ वो है 50 एब्सोल्यूट एवेन्यू मिसिसागा में। आप सब बड़ी बाखूबी से ये जो बिल्डिंग्स आप स्क्रीन पे देखते हैं ये बड़ी फेमिलियर बिल्डिंग्स हैं आपके लिए। स्क्वायर वन के पास 50 एब्सोल्यूट एवेन्यू में, वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और इवन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया 1 बेडरूम 1 वॉशरूम कॉन्डो विद 1 पार्किंग अंडर 500,000। जी हाँ, मिसिसागा में ऐसी लोकेशन पे एक बेडरूम का कॉन्डो टाउन हाउस तकरीबन 700 स्क्वायर फीट का हर एक जो सुख सहूलत है यहाँ मौजूद है। वॉकिंग डिस्टेंस, यहाँ पे आपको कार भी रखने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ बिल्कुल आसपास है। तो ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट और फर्स्ट टाइम एंड यूजर्स के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। दीपक हाँ आप जी। शेयर करें अगली प्रॉपर्टी। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो लोग जीटी से थोड़ा बाहर निकल के प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो कैम्ब्रिज या किचनर की साइड में। सो कैम्ब्रिज में हम एक प्रॉपर्टी लेके आए, डिटैच होम 182 कोवैक रोड के ऊपर। ये सिंगल कार गैराज का डिटैच होम है जो 3 बेडरूम और प्लस 1 बेडरूम बेसमेंट में भी है और टोटल 3 वॉशरूम है और इसके साथ आपको 2 कार पार्किंग ड्राइववे में और 1 गैराज के अंदर। तो इसकी प्राइस काफी अट्रैक्टिव है। डिटैच होम सिर्फ 820,000 रुपीज में हम लेके आए डॉलर्स में, और ये हैस्पलर रोड एंड एवेन्यू रोड के इंटरसेक्शन पे है। इसके बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं ब्रैम्पटन में 45 नॉर्ट्सबेरी सर्कल यूनिट 49 के ऊपर, और ये है फाइनेंशियल एंड मिसिसागा रोड ब्रैम वेस्ट के एरिया में। ब्रांड न्यू यूनिट है जो बिल्डर ने अभी अभी फिनिश किया है इसको सारा और नेवर लिव्ड इन। अगर इसके ऊपर आप अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं, ये 2 बेडरूम 2 वॉशरूम 1200 प्लस स्क्वायर फीट का है और इसके 2 कार पार्किंग है, 1 इन गैराज 1 इन ड्राइववे। सो और इसके ऊपर भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में भी हम आपको व्यूइंग करा सकते हैं। सो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं सैंडलवुड और मैक्लॉगलिन के ऊपर 104 ट्विन पाइन्स क्रेसेंट। ये भी डिटैच होम है, 3 बेडरूम का और प्लस 1 बेडरूम की बेसमेंट है विद सेपरेट एंट्रेंस और काफी रेनोवेटेड प्रॉपर्टी है ये। अगर आप ये प्रॉपर्टी के अंदर जो किचन वगैरह हर चीज को काफी रेनोवेट किया गया लेटेस्ट, और इसके साथ आपको 4 कार पार्किंग है ड्राइववे के ऊपर और 1 गैराज में। सो अगर इस प्रॉपर्टी को भी आप देखना चाहते हैं या आप इवन ओपन हाउस भी विजिट कर सकते हैं सैटरडे या संडे। सो दोनों दिन हम ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4 और आप इस प्रॉपर्टी को भी व्यू कर सकते हैं। जी सैम जी। जी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 25 ओकली बुलेवर्ड। ओकली बुलेवर्ड जो है मैक्लॉगलिन और रे लॉसन के एरिया में है। ये प्रॉपर्टी फुली रेनोवेटेड है टॉप टू बॉटम। पिछले 4-5 साल में इस प्रॉपर्टी की हर एक चीज जो है वो नई कर दी गई है, चेंज कर दी गई है। इसमें 4 बेडरूम्स ऊपर हैं और 3 फुल वॉशरूम ऊपर हैं। बहुत अच्छी किचन जो है रेनोवेटेड नए काउंटर टॉप्स के साथ। खास बात इस प्रॉपर्टी की ये है कि इसकी सेपरेट एंट्रेंस के साथ 3 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट है जो कि $3200 के आसपास रेंट क्रिएट कर रही है। इस मुश्किल दौर में मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट है मॉर्गेज पेमेंट के लिए। $3200 आपका बेसमेंट से आना। इस प्रॉपर्टी पे सैटरडे को हमारा ओपन हाउस रहेगा। आप ओपन हाउस में भी आ सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, या उससे पहले या बाद में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। जी दीपक जी। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो हम प्रॉपर्टी नई लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीक को, और ये प्रॉपर्टी है 31 नेटिव लैंडिंग। जो इंटरसेक्शन है इसका चिंगूजी और विलियम पार्कवे। जैसा कि सैम जी ने कहा कि इन मुश्किल दौर में इसमें भी सैम जी हम लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट जी 2 बेडरूम का और ब्रांड न्यू नेवर लिव्ड इन, अभी लेटेस्ट अभी बना ही है, और एंट्रेंस भी इसका जो लॉट है वो काफी डीप है 150 फीट प्रीमियम लॉट है। ऊपर 3 बेडरूम और तीनों के साथ एक्सेसिबल वॉशरूम है। एक जो 2 बेडरूम उसके साथ जैक एंड जिल वॉशरूम है जी। सो इसके लिए भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। आपको लिस्टिंग से पहले भी घर की व्यूइंग कराई जा सकती है। नंबर 31 ऑन नेटिव लैंडिंग। थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है 60 लेजेंडरी सर्कल।
लेजेंडरी सर्कल, अगर आप फाइनेंशियल ड्राइव पे मिसिसागा की तरफ से ब्रैम्पटन की ओर जाते हैं तो ये फर्स्ट स्ट्रीट है। तो बिल्कुल 407 के पास, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मिसिसागा और ब्रैम्पटन के ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। बड़ी ही लग्जरी, आप जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं, लग्जरी लुक है इसकी। जो एलिवेशन है, 9 फुट सीलिंग ऑन मेन फ्लोर और 9 फुट सीलिंग भी सेकंड फ्लोर पे है। 8 फुट हाई इसके डोर्स हैं जो कि इसको एक ग्रैंड अपीयरेंस देते हैं। बड़ी हाई एंड फिनिशेस के साथ कैनफ बिल्ट ये हाउस। कैनफ अपना क्वालिटी के लिए मशहूर है। तो सारी ही अपग्रेड्स इसमें की गई हैं। प्रॉपर्टी की फिनिश बेसमेंट है इस प्रॉपर्टी में भी, और इस वीकेंड पे भी इस प्रॉपर्टी का ओपन हाउस रहेगा। आप ओपन हाउस में भी इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। दीपक, आपके पास और भी है कोई प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी कमर्शियल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है 20 लाइट बीम टेरेस। 20 लाइट बीम टेरेस जो है ये हेरिटेज रोड और स्टील्स के एरिया में, अगर आप एलिवेशन पिक्चर को देखें तो बड़ी ही ब्रांड न्यू टाइप की ये बिल्डिंग है। अंडर 5 इयर्स ओल्ड ये कंस्ट्रक्शन है। और इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि इसमें 24 फीट हाई सीलिंग्स हैं, जो कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। खास करके वेयर हाउसिंग के लिए आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उसमें हाइट काफ़ी कम रहती थी। इसमें जैसे मैंने कहा कि 24 फीट क्लियर हाइट है। ट्रक लेवल डॉक है इसमें। ऑफिस बना हुआ है सेपरेटली। तो अगर आप अलग अलग जो लोकेशंस हैं वहां से एक जगह पे आपका ऑफिस है और दूसरी जगह पे आपका वेयर हाउस है, तो उसको कंसोलिडेट करके एक ही जगह में आप अपना सारा ऑपरेशन जो है करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तकरीबन 9,000 स्क्वायर फीट की ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्राइस में इस एरिया के मुताबिक, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इस एरिया में। 401 बिल्कुल नज़दीक है, 407 जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे, और जो कनेक्टिविटी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ सब तरफ से बहुत अच्छी लोकेशन है। अमेज़न बिल्कुल इसके बगल में है। तो बहुत अच्छा एरिया है जो कि अपकमिंग है। इस एरिया में अगर आप अपना ऑफिस यहाँ पे मूव करते हैं, अपना वेयर हाउस मूव करते हैं, काफ़ी सारे बिजनेसेस इस कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी चल रहे हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एसेट हो सकता है जी। तो मेरे ख्याल से ये थी आज की हमारी सारी लिस्टिंग्स। प्रवीण जी, वक्त हो चला है अब इजाजत लेने का। जाते जाते आप व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? तो डिनो साहब, मैं व्यूअर्स से यही बात कहना चाहूँगा कि जो आज का जैसे हमारा टॉपिक था कि रियल स्टेट इज नॉट ए बैड इन्वेस्टमेंट इन कनाडा, और उसके लिए नो डाउट आपको एक बैड डिसीजन ना बनाने के लिए, एक अच्छा डिसीजन बनाने के लिए 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि जब भी आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास फंड्स अपने होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के। आप ये सोचकर मत इसमें इन्वेस्ट करें कि आज मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दी और इसके 100% प्राइसेज ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, और मैंने पैसे बारो किए हैं, डाउन पेमेंट भी अपनी, मैं इसको इमीडिएटली बेच के पैसे वापस कर दूंगा प्रॉफिट कमा के। ऐसी सोच के साथ आप रियल स्टेट में मत इन्वेस्ट करिए। वो एक बैड डिसीजन हो सकता है आपका किसी मार्केट में वो ठीक भी हो सकता है अगर प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं, लोगों ने पैसे कमाए भी हैं, बट वो बैड डिसीजन भी हो सकता है आपका। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप रियल स्टेट बाय करते हैं, डिपॉजिट डाउन पेमेंट्स आपकी खुद की सेविंग्स होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके दिमाग में एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि आप इसमें से कितने टाइम बाद एग्जिट करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली किसी ना किसी प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर ले, और जिस टाइमलाइन के हिसाब से आप
एग्जिट करना चाहते हैं वैसा ही प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि सर्टेन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ स्पैन मतलब वो तभी अप्रिशिएट करते हैं और उनमें एप्रिसिएशन काफी अच्छी होती है, बट वो एक सर्टेन टाइम आपको होल्ड करनी पड़ती हैं वो इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो चीजें हैं कि आप कितने टाइम में एग्जिट करना चाहते हैं, 2 साल में चाहते हैं, 4 साल में चाहते हैं, 10 साल आप होल्ड कर सकते हैं, उसके लिए आप एक प्रोफेशनल एडवाइस लें और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके दिमाग में चीजें हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, नो डाउट हम सभी को मॉर्गेजेस वगैरह लेनी पड़ती हैं, मॉर्गेज के बिना इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती और वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। जो मॉर्गेजेस लेनी है आपने या लोन्स लेने हैं, आपने उनको पहले ठीक तरीके से समझें कि ये लोन्स की क्या टर्म्स कंडीशंस है, क्या होएगा। समटाइम्स आप ऐसे लोन्स में स्टक हो जाते हैं जो जाके बाद में आपको पता चलता है कि वो जो लोन है, वो जो आपकी ग्रोथ थी, वो उन्हीं लोन्स के चक्कर में ही आपकी ग्रोथ है वो फिनिश होगी। तो ये जो कुछ चीजें हैं इनका आप ख्याल रखें जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, हम हमेशा अपने ये शो के माध्यम से बात करते हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे साथ बाय या सेल करने का। आप हमें कॉल जरूर करें, हम आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक जो बेस्ट हो सकेगा वो आपको एडवाइस करें। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। शब ख़ैर। थैंक यू। थैंक यू।